नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल में। ममता बनर्जी जैसे ही दिल्ली पहुंची, पैर रखा, उन्होंने पूरा रायता फैलाया। ममता बनर्जी इलेक्शन कमीशन के जो चीफ है ज्ञानेश कुमार जी, उनसे मिलने वाली थी और मिलने गई। लेकिन जिस तरह से एक ड्रामा उन्होंने किया दिल्ली जाकर, वो बताता है कि वो कितनी मगरूर है। और साथ-साथ ये भी है कि उस बैठक के दौरान जिस तरह से वो आधे में ही छोड़कर चली गई, अ, वो भी दर्शाता है कि क्या वो ये जताना चाहती है पूरे विपक्ष को कि वो अकेली ही सिर्फ मोदी जी से लड़ सकती है। तो आइए इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। वैसे तो राहुल गांधी जी ने भी कल संसद में रायता फैलाया, उसकी चर्चा हर तरफ हो रही है, लेकिन ममता बनर्जी ने जो कुछ भी किया दिल्ली में जाकर, उसकी चर्चा भी करना ज़रूरी है। तो इसीलिए हमने आमंत्रित किया है सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध लॉयर एडवोकेट पंकज जोशी सर को। सर थैंक यू वन्स अगेन, आप हमारे साथ जुड़े। जी, नमस्कार मैडम और आपके सभी व्यूअर्स के लिए बहुत-बहुत नमस्कार। सर कल और आज ऐसा 2 दिन का ममता बनर्जी का जो दौरा है वो है और साथ-साथ आज जब आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वो शाम को शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है। लेकिन सर कल हमने जो देखा वो गई मिलने के लिए ज्ञानेश कुमार जी से मिलने। तो सर ये सिद्ध करना क्या चाहती है आखिर में? क्योंकि वो बैठक में भी बीच में ही छोड़कर चली गई। देखिए, ऐसा तो इससे पहले कभी न्यूज़ में तो हम में से किसी ने सुना नहीं होगा कि इस तरह से कोई किसी राज्य का मुख्यमंत्री आए और चुनाव आयोग को ही वो पूरी तरह से इस तरह से कि जो एसआईआर को लेके जिस तरह से उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं और उसको लेकर फिर जिस तरह से उन्होंने मीडिया कॉन्फ्रेंस की और वहाँ वहाँ पर पुलिस ऑफिशियल भी थे, उनको भी रोका-टोका और उसके बाद वो एसआईआर और जो इलेक्शन कमीशन के तीनों ही वरिष्ठ जो अधिकारी हैं, उनके लिए भी उन्होंने मीडिया में बयान जारी करके चीज़ें कहीं। और और तो ये सारा जितना भी ये हाई प्रोफ़ाइल जो ये चीज़ें हो रही थी, वो कहीं न कहीं एक तरह से राजनीतिक कहीं न कहीं एक रंग भी उसमें था ही। और चूँकि अब बंगाल में जल्दी ही चुनाव आने वाले हैं, तो उसे लेकर भी जिस तरह से ममता बनर्जी कहीं न कहीं इस रूप में क्योंकि एक प्रोएक्टिव एक रूट होता है किसी भी पॉलिटिशियन का, उस रूप में वो अपने आप को सिद्ध करना चाहती हैं। तो वो उनको लगता है कि अगर मैं इस तरह से रहूँगी तो शायद कहीं न कहीं मुझे पॉलिटिकल गेन मिले। तो ये भी हो सकता है और जिस तरह से वो जो मीडिया में जो बयान आ रहे हैं उसमें क्योंकि अभी तो जो इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिशियल हैं उनकी तरफ से भी बयान आ रहा है कि वो यहाँ पर आई और उन्होंने जिस तरह से अधिकारियों के साथ मिसबिहेव किया, टेबल को थपथपाया और इस तरह से वहाँ पर वो काफ़ी उसमें एंग्री मूड में थीं। तो ये सारी चीज़ें भी अब मीडिया में आ रही हैं। लेकिन इससे कहीं न कहीं लोकतंत्र में जो एक जो माहौल होता है वो कहीं न कहीं क्योंकि अगर आप इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई प्रेशर बनाएँगे या ऑब्स्ट्रक्शन डालेंगे क्योंकि एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो एक तय समय अनुसार होती है। अब उसमें ये आरोप लगाना कि आप बंगाल में क्यों करा रहे हैं तो उम, ये तो ये तो फिर ये कोई भारतीय जनता पार्टी के तो हाथ में है नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन का काम है, वो अपने उससे कर रहे हैं। आप इलेक्शन कमीशन को ही पूरी तरह से एजेंट बनाते हुए कि ये भारतीय जनता पार्टी का कोई एजेंट है, तो आप उस पूरे इंस्टीट्यूशन को ही जिस तरह से मलिन करना चाहते हैं, तो ये तो इसमें कहीं न कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न जो हैं अ, उनको देखना होगा कि किस तरह से और ये तो क्योंकि क्योंकि उस एसआईआर की प्रक्रिया में उन्हीं के स्टेट के जो एम्प्लॉयी हैं, वो उस काम को देखते हैं और वहाँ के जो भी आरओ, एआरओ हैं, उसी स्टेट के एसडीएम हैं, उसी स्टेट के गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं। और इस बात को भी वो कह रही हैं कि इतने सारे जो हैं, उसमें से नाम जो डिलीट हुए तो ये तो आप अपने उस क्षेत्र के वहाँ के लोकल एसडीएम या लोकल वहाँ के आप अपने जो भी जो उस बूथ के जो एजेंट हैं, उनके माध्यम से भी पता करवा सकती हैं।
इस मुद्दे को लेके सीधे दिल्ली में आना और ये सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस और उस बात को कहना और उसको और पूरे इलेक्शन कमीशन को बीजेपी का एजेंट बना देना और उन सभी अधिकारियों के लिए जिस तरह से एरोगेंट कहना, इन सभी में जो एक पॉलिटिकल एक मैसेज होता है वही हम देख पा रहे हैं कि कहीं न कहीं ये है। और इतना इतने बड़े लेवल पे इसको रूप दे देना और उसमें फिर ये आके कहना कि मैं इतने लोगों को भी लाके यहाँ परेड करा सकती हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं न कहीं इससे जो मैसेज है वो मेरे हिसाब से कम हो सकता है बंगाल की जनता अलग ढंग से देखे, लेकिन यहाँ दिल्ली में तो जनता जो है वो कम से कम उसमें तो एक नेगेटिव जो इमेज है वही जाती है कि आप जो है चीज़ों को इस लेवल तक एस्केलेट कर रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं वो जो है वो उससे आपकी जो इमेज है वही नेगेटिव जाती है। और ये यस। तो बंगाल की जनता भी समझेगी कि अगर उसमें और कहीं कोई इस तरह की तो उसमें समय भी है अगर कहीं कोई गलत डिलीशन हुआ है, क्योंकि वो कह रही हैं कि ये जो अप्रोच है ये इंक्लूजन की अप्रोच नहीं है, ये डिलीशन की है। अगर कोई गलत डिलीट कहीं हो रहा है तो उसमें तय प्रक्रिया रहती है, समय रहता है। अगर कोई इस तरह का कहीं कोई है तो उसमें सुधार की भी चीज़ें हैं, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, नोटिस जाते हैं, नोटिस के बाद जवाब देने का समय भी मिलता है। तो वो सारी चीज़ें भी हैं एफआईआर को, लेकिन उसके लिए इस लेवल पे आना, क्योंकि वो ब्लैक कपड़े पहन के आई थीं और हाँ, वो अपने आप में ही एक विरोध का प्रतीक है और उनके साथ और लोग भी आए थे और तो ये कहीं न कहीं एक जो पॉलिटिकल मैसेज है उसे देने की कोशिश की है। लेकिन कम से कम ये है कि इससे कितना भला होगा ये तो चुनाव में ही पता चलेगा। हालाँकि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के भी जो वरिष्ठ लीडर हैं रविशंकर प्रसाद जी, उन्होंने भी उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने भी इस बात को इन सारी बातों को रखा है, इन सारी बातों को उन्होंने कहा है और उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से वो चाहे केजी का जो जो कार मेडिकल कॉलेज है वहाँ की चाहे रेप का मामला हो, उसमें उन्होंने जिस तरह से विरोध में कहा या संदेश खाली का जो मामला हो, उसमें उन्होंने जिस तरह से अपना प्रोटेस्ट किया और तो कहीं न कहीं उनके रवैये को लेकर रविशंकर प्रसाद जी ने काफ़ी तीखी आलोचना की है कि आखिर वो ऐसा क्यों करना चाहती हैं और क्यों लगातार इस तरह से जो है उस राज्य को एक तरह से आगे एक एक जो राजनीतिक इतनी अस्थिरता के मोड़ में क्यों करना चाहती हैं। तो इन सारी बातों के को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। तो ये सारी चीज़ें हैं और अब इसमें आगे जो जो इलेक्शन कमीशन और जो चीफ इलेक्शन हमारे कमिश्नर हैं, वो इसमें आगे क्या स्टैंड लेते हैं, तो ये निश्चित तौर पे अब आगे पता चलेगा कि क्योंकि वो उनके उनके भी अब लगातार मीडिया में जो है उनके बयान अब आना शुरू हो गए हैं। यस सर। तो दूसरी बात ये है सर कि ममता बनर्जी जो है उसके पहले भी शायद अभिषेक बैनर्जी भी मिले थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर से। इसके बाद ये आइए आप कुछ 100 लोगों को अपने साथ लेकर बताने के लिए कि किस तरह की गड़बड़ियाँ एसआईआर में हो रही है। फिर वहां से सर ममता बनर्जी जो है वो वहां रुकती जो है वेस्ट बंगाल का जो गेस्ट हाउस है वहां पर। तो वहां पर सर पुलिस का बंदोबस्त था और वो दिल्ली पुलिस के ऊपर भी भड़क गई। और क्या सर ममता बनर्जी को दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं था क्योंकि उन्होंने वेस्ट बंगाल से भी पुलिस फोर्स अपने लिए मंगवाई। तो ये उन्होंने कहा कि जब बम ब्लास्ट होते हैं तब आप कहाँ होते हो, अभी अभी यहाँ खड़े हो, हम डरा रहे हो, इस तरह से कुछ बोला है। हुँ, वो ये सारी चीज़ें भी हुई हैं, वो अपने साथ में उन लोगों को भी लेके गई हैं जिनका कहीं न कहीं वो कह रही हैं कि मैं जो एसआईआर से प्रभावित लोग हैं वो उनको भी वो साथ लेके गईं और वो कह रही हैं कि हमारा जो प्रतिनिधिमंडल है उसके साथ जो है वो सम्मानजनक व्यवहार नहीं हुआ है। और हम जो है ये सारी चीज़ ये एसआईआर की जो प्रक्रिया है ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ उन्होंने इसको बताया। और जिन भी मतदाताओं का नाम जो है हटाए गए हैं या जो वास्तविक नागरिक हैं और उनके साथ कहीं इस तरह की बातें हो रही हैं तो वो चाहती हैं कि उनकी जो न्याय की लड़ाई है उसे वो लड़ेंगी। जो कानूनी लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई है उसे लड़ेंगी। इन सारी बातों को कह रही हैं, लेकिन उसमें कहीं न कहीं जो एक आपकी जो एक रूल ऑफ लॉ की जो एक प्रक्रिया रहती है उसको तो कहीं न कहीं आपको पालन करना पड़ेगा।
क्योंकि सीईसी जो सर हैं उन्होंने भी इस बात को कहा है कि उनकी जो भी क्वेरीज़ हैं, उनके जो सवाल हैं, उन सभी को हमने एक्सप्लेन किया है और साथ-साथ में ये भी कहा है कि जो रूल ऑफ लॉ है वो रहना चाहिए। उसमें कहीं कोई कोई व्यक्तिगत एक-दूसरे के लिए कहीं कोई शत्रुता या उस तरह का माहौल नहीं है। अगर कोई कानून को अपने हाथ में लेके इस तरह से आगे बढ़ेगा तो फिर तो उन सारी चीज़ों के लिए जो प्रोविज़न है वो तो वो फिर उसमें है ही है क्योंकि कमीशन जो काम कर रहा है, इलेक्शन कमीशन जो काम कर रहा है वो एक तय प्रक्रिया और तय उसके साथ काम कर रहा है और उसमें अगर कोई इन बातों को रखते हुए और पूरा उन पे आरोप लगा देगा और इस तरह से क्योंकि वो सारे एलिगेशन जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि ये सारे फ़ाल्स एलिगेशन हैं और जो ममता बनर्जी ने जो बिहेवियर वहाँ पर किया है वो एक इनएप्रोप्रिएट मैनर में किया है तो और जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी के जो दूसरे जो भी वहाँ पर जो आए थे साथ में उन्होंने भी जिस तरह से टेबल को थंप किया और वहाँ से छोड़ के चले गए, तो ये सारी चीज़ें इलेक्शन कमीशन ने अपनी बात में कही हैं और उनके जो लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि ये सारे जिस तरह से ये टारगेट कर रहे हैं जो इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिशियल्स को खास करके वेस्ट बंगाल में ये बिल्कुल गलत है क्योंकि वो जिस तरह से एक एब्यूजिव लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, एक धमकी देने वाली एक थ्रेटनिंग जो लैंग्वेज होती है उसको यूज़ करते हैं खास करके इलेक्शन कमीशन के लिए और इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स के लिए तो ये निश्चित तौर पे ये बिल्कुल गलत है क्योंकि वहाँ के जो भी एसडीओ हैं, बीडीओ हैं, एसडीएम हैं जो भी आरओ एआरओ का काम देख रहे हैं तो उन सभी को जिस तरह से जो टीएमसी पार्टी के वर्कर है रहे हैं और एमएलए हैं वो जिस तरह से उन पे जो ये जो एक जो मिसबिहेव हो रहा है तो उसके कारण इस समय इलेक्शन कमीशन भी इस बात को लेके एक एक गंभीर चिंतन के मूड में है कि ये इस तरह से है क्योंकि एसआईआर का जो प्रोसेस है वो चाहते हैं कि बिना किसी दबाव में हो और भारतीय जनता पार्टी के भी जो वरिष्ठ लीडर बंगाल के हैं शुभेंदु अधिकारी उनका भी मीडिया में बयान आया है कि ये सारी ममता बनर्जी ने ये जो चीजें की हैं वो कहीं न कहीं दबाव में लेने के लिए की हैं और जो पुरानी जो इलेक्टोरल रोल जो है जिसमें कहीं न कहीं गड़बड़ियाँ हैं उन्हीं से ये चुनाव करवाना चाहती हैं। तो जिसके कारण ये इस तरह से कर रही हैं। और तो और इलेक्शन कमीशन ने तो इन सभी प्रक्रिया में जो उनका जो प्रशासनिक एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो कंसर्न रहता है उसको भी उन्होंने कहा है कि वहाँ पर जो बीएलओ हैं उनको तो इन्होंने पेमेंट तक नहीं किया है। उन्होंने इस बात को भी कहा है कि अगर किसी बीएलए को किसी बी मतलब कहीं उसकी जो जो पूरा एक पेमेंट जो उसे देना चाहिए उसको भी रिलीज नहीं किया है तो बिना किसी उसके इन्हें रिलीज करना चाहिए और जहाँ कहीं भी जो प्रिस्क्राइब्ड क्राइटेरिया में जितने भी ऑफिशियल होने चाहिए उनको इन्हें लगाना चाहिए और काम और उन्हें उसमें जो है एक काम करने देना चाहिए बजाय उस एसआईआर की प्रक्रिया में रोड़ा बनने के तो इन्हें तो उसमें सहयोग करनी चाहिए आपकी सरकार है उस राज्य में तो आपको तो सभी कहीं जनता को कहीं कोई समस्या आ रही है तो आपको तो उसमें मदद करनी चाहिए उसके लिए आप खुद इलेक्शन कमीशन को ही आरोपी बना देंगी तो ये कहीं ना कहीं फिर इससे केवल राज्य और केंद्र के बीच में केवल आपसी जो तालमेल है वो खराब होगा और अगर अगर सभी एजेंसियों के मध्य तालमेल रहता है तो उससे आम जनता का ही भला होगा और उससे बंगाल की जनता का ही भला होगा। तो कम से कम इतनी वरिष्ठ लीडर होने के बाद अगर वो इन चीज़ों को नहीं समझ पा रही हैं तो फिर कहीं न कहीं ये तो शायद जनता के बीच में जो फिर मैसेज है वो कहीं न कहीं फिर वो अगर नेगेटिव जाता है तो फिर उससे इन्हीं की जो इमेज है वही खराब होगी। आप जो बोल रहे हो वो तो बिल्कुल सही है सर कि नेगेटिव इमेज तो ज़रूर जाती है, लेकिन बंगाल की जनता कितनी समझती है ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन और एक बात कही सर उन्होंने कि 150 लोगों की मौत हुई है एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है। फिर दूसरा आरोप तो जैसे बताया कि ये बीजेपी का एक टूल है जो इलेक्शन कमीशन है वो भी कहा। क्या-क्या नहीं कहा वो और वो हमेशा ड्रामा करती है। पहले भी देखा सर हमने किस तरह से सीबीआई जब गई तब वो ड्रामा किया। अभी भी ड्रामा किया जब ईडी का जो रेड पड़ा था तब। तो सर अभी मेरा ये सवाल है या मन में ये सवाल उठता है कि क्या ममता बनर्जी
विपक्ष को या ये संदेश देना चाहती है कि इंडी गठबंधन जो है, उसकी नेता ममता बनर्जी ही हो सकती है, राहुल गांधी नहीं। कि राहुल गांधी जी का जो व्यवहार है, वो बहुत ही अलग है। तो क्या सर ये एक तरह से वो ये भी संदेश दे रही है वहाँ दिल्ली जाकर? देखिए, इंडी जो गठबंधन जो है वो एक तरह से बिहार में ही उनकी जो है एक वो चुनाव की एक देखना चाहिए था कि किस तरह से ये आपस में करते हैं, लेकिन वो तो इनका बिहार के चुनाव में ही फेल हो गया पूरी तरह से। और अभी ये जो बंगाल का चुनाव है, बंगाल के चुनाव में तो स्वयं ममता बनर्जी ही उसको लीड कर रही हैं, तो कहीं अन्य किसी कांग्रेस पार्टी या लेफ्ट वालों का कहीं इस तरह से रोल अभी तक नजर नहीं आ रहा है। और और उसमें भी मतलब भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की बजाय वो चुनाव आयोग से लड़ रही हैं। और साथ-साथ में उन्होंने एक नया ये भी उनका बयान आ रहा था कि जो महाराष्ट्र के जो डिप्टी सीएम हैं, उनकी जिस तरह से मौत हुई है, उसमें भी जो है जाँच करानी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में वो जाँच होनी चाहिए कि उसमें कि किन लोगों का हाथ है। तो वो भी एक तरह से उनका जो पॉलिटिकल जो उन्होंने उनके लिए दुःख प्रकट किया और उसके बाद इतना बड़ा ये आरोप जो लगाया कि उन्हें किसी भी एजेंसी पे भरोसा नहीं है, किसी पर भी। और जो इस तरह से बाई एयर जो भी लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उसमें कहीं न कहीं जो खतरा है, तो पूरे एयर इंडस्ट्री के लिए ही उन्होंने जिस तरह से ये बड़ा आरोप लगाया, तो ये भी अपने आप में एक ऐसी है, क्योंकि कहीं न कहीं हमें आपसी उसमें कहीं न कहीं तो एक एक थोड़ा मर्यादा बनाते हुए रखना चाहिए। लेकिन लगता है कि बंगाल में जिस तरह से लगातार वामपंथियों से लड़ते-लड़ते अब शायद ये एक नेक्स्ट लेवल पे जो लड़ाई है, वो अब केंद्र के साथ और केंद्र की एजेंसियों के साथ और सभी के साथ ये बढ़ती जा रही है। और इसमें हम तो कानून के छात्र के रूप में यही कहेंगे कि कम से कम जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका कहीं बुरा ना हो, क्योंकि इस समय क्योंकि जब रविशंकर प्रसाद जी ने इस बात को कहा कि पहले जो भ्रष्टाचार के आरोप थे, उसमें डीजीपी वहाँ के जो थे राजीव कुमार जी, उनके लिए भी उन्होंने मीडिया में कहा है कि उसके लिए उनके लिए भी जिस तरह से ममता बनर्जी जी आई थी बचाव में। तो तो जो ऑफिशियल लोग जो हैं, जिन्हें मतलब काम पे ध्यान देना चाहिए, वो कहीं न कहीं एक तरह से एक कठपुतली के रूप में वो रह जाते हैं। और कहीं भी कोई भी गलती उसमें आती है, तो वो उनको भी फिर उस पार्टी का ही जिस तरह से एजेंट माना जा रहा है और एक जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, तो उससे भी एक जो मैसेज जो है, वो जनता के बीच में तो गलत जाता ही है। और अब चूँकि वो सीएम हैं, तो कर्मचारियों को भी उसी अनुसार काम करना पड़ता है, तो उससे भी जो है वो राज्य की जो छवि है वो खराब होती है। और ऐसे समय पे जो लगातार जो इंडस्ट्री वाले जो लोग हैं, और क्योंकि जब ऐसे टाइम पे जब राज्य में एक अस्थिरता का माहौल होगा और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अगर सही नहीं होगी, तो वो कहीं न कहीं फिर उससे जो है एक इन्वेस्टमेंट की जहाँ तक बात देखते हैं, तो वो काफ़ी प्रभावित होती है। और फिर कहीं न कहीं उस राज्य का जो एक डेवलपमेंट होना चाहिए, वो रुक जाता है। तो इस बात को अगर मुख्यमंत्री जी ही समझेंगी, तो वो ज़्यादा बेहतर है कि क्योंकि आपने बंगाल की जनता के लिए, न्याय के लिए लड़ाई लड़ी है, तो आप ही को ये बात समझनी होगी कि किस तरह से जो है इन बजाय दिल्ली तक आपको इतनी मेहनत करने के, अगर राज्य में ही मेहनत करें और राज्य की जनता को भरोसे में लेते हुए मेहनत करें, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने या राहुल गांधी जी ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को कहा, और उन्होंने इस एसआईआर की पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल उठाए, और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने हरियाणा का आरोप लगाया कि हरियाणा में इस तरह से हुआ, और अन्य वो जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, अब उसी बात को आगे बढ़ाते हुए अगर इतनी वरिष्ठ लीडर ममता बनर्जी जी भी इस बात को कहेंगी, तो कहीं न कहीं उनकी उस मैच्योरिटी पे भी सवाल उठना स्वाभाविक हो जाएगा कि आप भी उसी रेस में शामिल हो गई कि जिस जिस बात को राहुल गांधी जी कह रहे हैं, या अखिलेश यादव जी कह रहे हैं, और आप भी उन्हीं की उसमें आगे हो गई। तो ये लोग तो अपने लगातार, इनका तो ट्रैक रिकॉर्ड है चुनाव हारने का।
तो इन्होंने तो अपनी पार्टी को कहीं कोई आगे ये तो इन्होंने कुछ किया नहीं है। आप भी इन्हीं के रास्ते पे चलेंगी तो फिर तृणमूल पार्टी जो है वो भी कहीं न कहीं फिर उसी पतन के रास्ते पे जाएगी। तो ये तो उन्हें खुद को इसका और उनकी पार्टी के जो भी वरिष्ठ लीडर हैं, उनको इस बात का मूल्यांकन करना चाहिए कि हमें इन्हीं के रास्ते पे आगे बढ़ना है या अपनी एक एक अलग से लाइन भी खींचनी है। और जहाँ तक उस एसआईआर में कहीं कोई गड़बड़ियों की बात है तो उसके लिए तो क्योंकि उन्होंने 58 लाख लोगों का आरोप लगाया है कि उसमें से जो 58 लाख लोग हैं वो डिलीट कर दिए हैं। तो आप लगाइए कि वो 58 लाख लोग हैं, वो ना तो किसी एक जाति विशेष के हैं, ना किसी धर्म विशेष के हैं, ना वो पूरे राज्य में से जो आंकड़ा आया है वो निकल के आ रहा है जिसमें से कि बंगाल के लोग बड़ी मात्रा में एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुए हैं और तो उसमें कहीं न कहीं आपको अगर आप एक बेहतर रूप में क्योंकि चुनाव के लिए मुद्दों की कोई कमी नहीं होती है। आप बंगाल के स्वयं के ही इतने सारे मुद्दे हैं उन्हीं पे आप स्पष्टता से इस बात को स्वीकार करते हुए ये कहें कि मैं अगली बार और मेहनत करूँगी तो वो जनता उस बात को समझेगी। आप केवल भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाएँगे या चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं पे आरोप लगाएँगे तो उससे कैसे चुनाव जीत पाएँगे? ये हम जैसे छात्र तो नहीं समझ सकते हैं। तो अब बाकी आगे जो है क्योंकि अब ये जो इसमें जो है ज्ञानेश कुमार जी भी अब उसमें क्योंकि उन्होंने भी कहा है कि इनका जो बिहेवियर है तो वो एक केवल जो एक लड़ाई का जो माहौल है उसी में ही हमें दिखाई दे रहा है कि आपसी जो रंजिश है, आपसी जो लड़ाई है वो एक दूसरे के ऊपर टीका-टिप्पणी है, उसी में पूरा माहौल गुजर जाएगा और जो नीचे के जो क्योंकि असली असली जो है वो तो जो भी विधानसभा के जो कैंडिडेट हैं उनके ऊपर जो है वो दारोमदार होता है क्योंकि जब वो चुनाव लड़ने जाते हैं तो असली तो पैसा और असली तो सारी चीजें तो उन्हीं कैंडिडेटों के ऊपर होती हैं। तो उन्हें तो तृणमूल पार्टी के जो भी विधानसभा के कार्यकर्ता जो भी वहां से टिकट मांग रहे होंगे असली चिंता तो उन्हें होगी कि जो हमारी वरिष्ठ नेत्री हैं वो तो दिल्ली में जाके और इस तरह से धरना प्रदर्शन और हमारे लिए यहाँ जो है जो प्रदेश में किस तरह से हम काम देखें आगे बढ़ाएं तो तो ये कहीं ना कहीं फिर पार्टी का ही जो संगठन है वही आपसी टकराव में हो जाएगा तो कुल मिला के ये है कि लोकतंत्र में कम से कम अब भारतीय जनता पार्टी की भी वहाँ उस राज्य में जो अब इस स्थिति में आ गई है कि सरकार बन सकती है, तो इसके कारण कहीं न कहीं ममता बनर्जी जी विशेष चिंतित दिखाई दे रही हैं और अब ये चुनावों में वहाँ की जो जनता है, वो इस बात को क्योंकि माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी स्वयं गए वहाँ पर और उन्होंने जिस तरह से पूरे मोर्चे को सँभाल लिया है और पूरे जिस तरह से पूरा भारतीय जनता पार्टी का कैडर है, चाहे संघ परिवार के पूरा कैडर है, जिस तरह से वहाँ इस समय सक्रिय है। क्योंकि क्योंकि बंगाल का पूरा जो एरिया जहाँ पर लगातार क्योंकि चाहे 24 परगना हो, चाहे दिनाजपुर हो, चाहे मुर्शिदाबाद हो, जिन इन सभी जिलों में लगातार जिस तरह से जो इन्फिल्ट्रेशन होता है अ, और जो बाबरी मस्जिद जैसी जो एक पॉलिटिकल मैसेज देने की इस हद तक वहाँ के कुछ चंद विशेष लोगों के द्वारा जो दी जा सकती है, तो ये बंगाल से ही हो रहा है। तो कहीं न कहीं इन सभी के कारण आपसी जो सौहार्द है वो भी कहीं न कहीं वहाँ पर बिखराव महसूस होने लगा है और उसमें अगर मुख्यमंत्री जी इस बात को समझेंगी कि कहीं न कहीं उसमें मेरी भी ज़िम्मेदारी बनती है राज्य को सुरक्षित हाथों में रखने की और राज्य के जनता की भावनाओं को समझने की तो बेहतर होगा। अन्यथा ये चुनावी राजनीति जो है इलेक्टोरल राजनीति है इसमें फिर भारतीय जनता ही जो बेहतर हो सकता है वही विकल्प के रूप में चुनती है और उसमें क्या मैसेज जाएगा वो तो चुनावों में ही फिर पता चलेगा। यस सर। तो आपने जैसे कहा कि ममता बनर्जी ने लाइन खींची है, तो बिल्कुल सही कहा सर, क्योंकि जिस तरह से वो बर्ताव कर रही है, जिस तरह का ड्रामा कर रही है, रायता फैला रही है, तो ये देखते हुए तो सर ये कहावत याद आती है, ना खाता ना भई मैं जो बोलूँ वही सही। तो हर जगह पे वो जिस तरह से बात करती है ना हमको किसी पे भरोसा नहीं है, सिर्फ़ सुप्रीम कोर्ट पे ही भरोसा है।
तो ये सारी चीज़ें सर बताती है कि किस तरह से ममता बनर्जी चुनाव लड़ेगी और आने वाले दिनों में और भी पता नहीं क्या-क्या बोलेगी। तो सर थैंक यू वन्स अगेन आप हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ चर्चा की। सभी दर्शकों को कहेंगे कि हमारा ये वीडियो ज़रूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद सर। जय हिंद, वंदे मातरम। जी, आपने मुझे समय दिया इसके लिए भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।